एक सवाल है दोस्तों मेरा आपसे, अगर आपने अभी अभी एक नया पीसी बिल्ड किया है या फिर परचेज किया है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की रैम लगी हुई है, तो क्या आपने उसमें XMP को इनेबल किया है? अगर आपने नहीं किया है ना, तो आपने जो पैसा उस पीसी में पे किया है, उस पीसी को बिल्ड करने के लिए पे किया है, वो एक्चुअली वेस्ट हो रही है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रैम ओवरक्लॉकिंग की। आपने शायद सुना होगा XMP या फिर DOCP। जब भी आप एक नया पीसी बिल्ड करते हो, तो बिल्ड करने के बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको XMP या फिर DOCP को इनेबल करना होता है। तभी जाके जो फ्रीक्वेंसी की रैम आपने लगाई है, जिस भी फ्रीक्वेंसी की रैम आपने लगाई है, उतनी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे रैम एक डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी में चलता रहेगा और आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रही है। ऑल्दो यहाँ पे DOCP या फिर XMP को हम रैम ओवरक्लॉकिंग की तरह मानते नहीं हैं। टेक्निकली इसको हम रैम ओवरक्लॉकिंग नहीं बोलते हैं, पर बहुत सारे यूजर्स XMP या फिर DOCP को रैम ओवरक्लॉकिंग बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे XMP या फिर DOCP को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो एक छोटी सी मेमोरी चिप होती है जिसको रैम स्टिक में लगाया जाता है, और इस मेमोरी में कैसे इंफॉर्मेशन सेव रहती है आपको पता है? इसमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा टेस्टेड फ्रीक्वेंसीज, रैम की टाइमिंग्स एंड वोल्टेजेस वगैरह सेव रहती है। इसके बाद जब UEFI या फिर BIOS से आप XMP को ऑन करोगे, तब जो रैम की टाइमिंग्स, वोल्टेजेस और फ्रीक्वेंसीज की इंफॉर्मेशन उस छोटी सी मेमोरी में स्टोर की गई थी, वो सारा का सारा डेटा फेच होगा और उस हिसाब से सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे आप XMP से प्रोफाइल 1 या फिर प्रोफाइल 2 को सिलेक्ट करोगे, उसमें जनरली 2 प्रोफाइल बना हुआ रहता है, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसीज, वोल्टेजेस एंड टाइमिंग्स वगैरह सेट होगी रैम की। इन प्रोफाइल्स में ही रैम की जो एडवर्टाइज्ड फ्रीक्वेंसी है वो सेव रहती है। तो कहाँ से ये रैम ओवरक्लॉकिंग हुआ? ये डेफिनेटली रैम ओवरक्लॉकिंग नहीं है, आपने उस फ्रीक्वेंसी के लिए पैसे ही दिए हैं। तो रैम ओवरक्लॉकिंग, XMP को इनेबल करने से रैम ओवरक्लॉकिंग तो हम इसको नहीं कह सकते। रैम ओवरक्लॉकिंग अलग चीज़ है, जो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कैसे करना है। यहाँ पे शायद आप सोच रहे हो कि तो फिर रैम की फ्रीक्वेंसी को कम क्यों रखा जाता है? जो फ्रीक्वेंसी कंपनी ने एडवर्टाइज्ड की है, उस फ्रीक्वेंसी में रैम को क्यों नहीं रखा जाता? बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, JEDEC की एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सभी DDR4 रैम्स को 2133 मेगाहर्ट्ज पे ही हम रख सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो रख सकते हैं, हम नहीं, जो मैन्युफैक्चरर है वो रख सकते हैं। एनीवे, चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप XMP को ऑन कर सकते हो। इसके लिए डेफिनेटली आपको BIOS में सबसे पहले जाना पड़ेगा। BIOS में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करना है डेफिनेटली। इसके बाद डिलीट की को रैपिडली प्रेस करते जाना है, और डिलीट की को जब भी रैपिडली प्रेस करोगे ना, तभी आपके सामने UEFI ओपन हो जाएगा। UEFI या फिर BIOS जो भी आप कहते हो वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे गीगाबाइट की मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसका BIOS या फिर UEFI जो है उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पर XMP को इनेबल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको जानी है एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी सेटिंग पे। यहाँ पे आप देखिए नीचे एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल या फिर XMP, ये जो है ये डिसेबल्ड है। हम यहाँ पे इसको इनेबल करने वाले हैं। इनेबल करने के लिए यहाँ पे हमें प्रोफाइल को सिलेक्ट करना होता है। कुछ रैम के केस में आपको 2 प्रोफाइल देखने को मिल जाती हैं, और कुछ केसेस में एक ही होती है। जैसे कि मेरे केस में एक ही प्रोफाइल है, तो मैं प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट किया, तो मेरा जो रैम था उसका जो एडवर्टाइज्ड फ्रीक्वेंसी था वो सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो 3600 मेगाहर्ट्ज, ये है इस रैम की एडवर्टाइज्ड फ्रीक्वेंसी, और पहले कितना था 2133 मेगाहर्ट्ज। अब XMP को इनेबल करने से रैम की फ्रीक्वेंसी में तो चेंजेस होती ही हैं, साथ ही वोल्टेजेस में भी चेंजेस होती है, टाइमिंग्स में भी चेंजेस होती हैं। वो यहाँ पे कैसे हो रही है अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम यहाँ से स्किप करके निकल जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस्ड मेमोरी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे टाइमिंग शो कर रही है, साथ ही यहाँ पे जो DDR वोल्टेज है वो शो कर रही है, और जो मेमोरी फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे शो कर रही है। 2133 से बढ़ के हुआ है 3600, और मेमोरी मल्टीप्लायर जो है वो लगा है 36 का। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी था 2133 मेगाहर्ट्ज, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसा था। यहाँ पे हम प्रोफाइल को डिसेबल कर देते हैं, XMP प्रोफाइल को डिसेबल कर देते हैं। तो इससे आप देखते हैं कि एडवांस्ड मेमोरी सेटिंग्स के अंदर आप देखिए कि जो टाइमिंग्स है वो बदल गया है।
तो टाइमिंग्स यहाँ पे कम हो जाने से कुछ एप्लीकेशंस के केस में आपको एडवांटेज मिल सकती है, पर ज़्यादातर केसेस में जब XMP प्रोफाइल ऑन रहती है तभी हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। तो हम यहाँ पे जैसा था वैसा ही कर देते, प्रोफाइल ऑन कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग्स कैसे कैसे सेट हुई है। एनीवे, अब हमें इन सेटिंग्स को सेव कर देनी है। इसके लिए मेरे केस में F10 दबाना होगा। तो सेव कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट, यहाँ पे हम कर देंगे यस। बस और कुछ नहीं करना है XMP प्रोफाइल को इनेबल करने के लिए। अब कंप्यूटर नॉर्मली बूट होगा, तो कंप्यूटर अभी बूट हो चुकी है, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि सब कुछ सही से सेट हुई है या फिर नहीं। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को एक साथ दबाता हूँ, इससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे परफॉर्मेंस टैब में और मेमोरी टैब के अंदर आप देख सकते हो 3600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, जैसा हम चाहते थे वैसा हो चुका है। XMP या फिर DOCP के ज़रिए जो रैम की वोल्टेजेस, टाइमिंग्स एंड फ्रीक्वेंसीज को आप चेंज कर रहे हो, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा टेस्टेड है। इससे बियॉन्ड भी आप जा सकते हो। इसी को बेसिकली रैम ओवरक्लॉकिंग कहा जाता है। जो मैन्युफैक्चरर ने सेट की है, जो फ्रीक्वेंसी मैन्युफैक्चरर ने सेट की है, जो टाइमिंग सेट की है, जो वोल्टेजेस सेट की है इस XMP प्रोफाइल्स के अंदर, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, इसको भी आप अपने मुताबिक ढाल सकते हो। अब इसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो इसी को हम रैम ओवरक्लॉकिंग या फिर अंडरक्लॉकिंग कहते हैं। अगर आप बढ़ा रहे हो जो मैन्युफैक्चरर ने सेट की है XMP प्रोफाइल के अंदर, इससे अगर आप बियॉन्ड जा रहे हो, इससे भी आप अगर बढ़ा रहे हो फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेजेस को बढ़ा रहे हो, तब इसको हम रैम ओवरक्लॉकिंग कह सकते हैं। और अंडरक्लॉकिंग की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती, कोई अंडरक्लॉक नहीं करता है। तो रैम को ओवरक्लॉक करने के लिए भी आपको बायोस या फिर UEFI में ही जाना पड़ेगा। कैसे जाना मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको जाना है एडवांस्ड फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स में। यहाँ पे सबसे पहले हम XMP को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि XMP की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मैनुअली रैम को ओवरक्लॉक करने वाला हूँ, तो इसका काम यहाँ से हो गया। XMP को हमने डिसेबल कर दिया। इसके बाद हमें जाना है एडवांस्ड मेमोरी सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे हमें जो मेमोरी मल्टीप्लायर है इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाना है। जैसे मैं प्लस बटन को दबाऊंगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो चेंज होता रहेगा। तो अभी 21.33 सेट है, तो इससे 2133 मेगाहर्ट्ज है। अगर मैं मल्टीप्लायर को और बढ़ाता हूँ तो 24.00, इससे 2400 मेगाहर्ट्ज हुआ। इससे और हम बढ़ा सकते हैं। जो हमारा XMP प्रोफाइल था उसके लिए 36.00 होना चाहिए, तो 36.00 में 3600 मेगाहर्ट्ज सेट हो रही है। तो ये है मेरा एडवर्टाइज्ड रैम फ्रीक्वेंसी। इससे मैं बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, तभी मैं इसको ओवरक्लॉक बोलूँगा। अदरवाइज 3600 मेगाहर्ट्ज के लिए तो मैंने पैसे ही दिया है। तो 36.00 से हम बियॉन्ड जाते हैं, तो इसके लिए हम प्लस बटन को वापस से प्रेस करेंगे। 36.66, 37.33, 38.00, 38.66, 39.33, 40.00। मैंने जितना टेस्ट किया है उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी मेरे सिस्टम के लिए स्टेबल है। इसके ऊपर भी कोई फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो सकती है, मैंने टेस्ट नहीं किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 से 6 स्टेप तक ऊपर जाइए, उससे ज़्यादा मल्टीप्लायर को मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इससे मे भी आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकती है। तो जैसे आपने मल्टीप्लायर को बढ़ा दिया, साथ ही साथ आपको रैम की जो वोल्टेजेस है उसमें भी चेंजेस करनी है। मेनली रैम ओवरक्लॉकिंग में 2 चीज़ की चेंज करनी होती हैं। एक है मेमोरी मल्टीप्लायर और दूसरा है वोल्टेज। तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एडवांस्ड वोल्टेज सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे जो DRAM वोल्टेज है इसको हमें चेंज करनी है। इसको चेंज करने के लिए भी हम प्लस बटन का यूज़ करेंगे। अभी ऑटो में सेट है, मैंने जितना टेस्ट किया है उस हिसाब से 1.4 वोल्ट तक सही है। और साथ ही साथ जो मेमोरी मेरे पास है, जो रैम स्टिक मेरे पास है कॉर्सियर का वेंजेंस प्रो, ये अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन 1.4 वोल्ट तक सपोर्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेजेस को ये मे भी सपोर्ट ना करे, या फिर करता भी है तो अनस्टेबल हो जाएगा, मुझे नहीं पता। मैं 1.4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा DRAM वोल्टेज को। यहाँ पे अगर आप DRAM वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो आपका रैम जल भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो भी रैम स्टिक आपने यूज़ किया है वहाँ पे कंपनी की तरफ से कितने वोल्टेजेस को रिकमेंड किया जा रहा है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे
जो DRAM की वोल्टेजेस है उसमें छेड़छाड़ कीजिएगा। चलिए मैं अब इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद कुछ और भी बातें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको सेव करने के लिए हमें F10 को दबाना है, तो सेव कॉन्फ़िगरेशन एग्जिट, तो हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे यस। तो रैम की जो ओवरक्लॉकिंग मैंने की है वो सब कुछ सेव हो चुकी है। चलिए एक बार विंडोज़ में भी जाके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे टास्क मैनेजर में, यहाँ पे जाइए परफॉर्मेंस में, और मेमोरी टैब के अंदर आप देख सकते हो 4000 मेगाहर्ट्ज़ सेट हुई है। तो जैसा मैं चाहता था वैसा हो चुका है। तो मैंने आपको गीगाबाइट की मदरबोर्ड के लिए तरीका दिखा दिया है। आसूस के मदरबोर्ड के लिए भी ऐसा ही कुछ तरीका होगा, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, उसका UEFI थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अलग होगी। MSI के मदरबोर्ड के लिए भी आप कर सकते हो ऐसा ही, बाकी के जो कंपनीज़ हैं उनके मदरबोर्ड्स के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। XMP प्रोफाइल को ऑन करना या फिर रैम को ओवरक्लॉक करना डेफिनेटली पॉसिबल है। पर अगर आपका मदरबोर्ड बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप मदरबोर्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रैम को ओवरक्लॉक कीजिए। और जैसा ओवरक्लॉकिंग में कहा जाता है कूलिंग इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा रैम ओवरक्लॉकिंग के साथ भी है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में रैम को ओवरक्लॉक कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उस कंप्यूटर के अंदर एयर फ्लो ढंग का हो, एयर फ्लो अच्छा हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। पर XMP प्रोफाइल को अगर आप ऑन कर रहे हो तो इस टाइम पे उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको XMP प्रोफाइल और रैम ओवरक्लॉकिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे इनेबल करना है, कैसे सब कुछ करना है, आपको ठीक से पता चल गया होगा। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाया है उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिस तरीके से आप इस वीडियो को फैला सकते हो फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।